अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तान में आज क्या बड़ा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास बुलाया है। आलमी हालात आज़रा, आलमी सूरत हाल के तनाज़र में आज पाकिस्तान क्या बड़ा फ़ैसला करेगा और उस फ़ैसले के रिपरकशन क्या होंगे, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अहम फ़ैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच से सामने आया है। इस फ़ैसले की तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे और इन दोनों ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो ईरान इसराइल जंग है, इस जंग को लेके जो कशीदगी ने पूरे ख़ित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, तो अब नज़रें इस बात पे टिकी हैं कि ईरान इसराइल जो जंग है, इसका सीज़ फायर कैसे होगा, ये जंग बंदी कैसे होगी। तो ईरान इसराइल जंग बंदी से मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज आलमी हालात आज़रा के तनाज़र में हंगामी इजलास बुलाया है, जिसमें न सिर्फ वज़ीर आज़म होंगे बल्कि वफाकी जो महकमों के सरबराहान हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, मुतल्लिका जो मिनिस्टर हैं वो शरीक होंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो चारों सूबों के जो वज़रा आला हैं वो भी शरीक होंगे। सुहेल अफरीदी को भी इस इजलास में बुलाया गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी इस इजलास में मदऊ किया गया है और इस इजलास में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर गौर व खौज़ किया जाएगा कि इस कशीदगी के जो दुनिया की इकॉनमी पे असरात पड़ रहे हैं और जो इस कशीदगी की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है दबाव में आई है, तो कफ़ायश शुआरी से मुतल्लिक़ क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं। आवाम की जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात कम से कम आवाम पे ट्रांसफ़र हों, पास ऑन हों, उसके लिए क्या फ़ैसले लिए जा सकते हैं, क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं। तो इस पर प्रपोज़ल के ऊपर, तजावीज़ के ऊपर गौर होगा। एक्सपेक्टेड है कि आज ये जो इजलास होने जा रहा है उसमें शायद कोरोना तर्ज का लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला हो कि स्कूल कॉलेजेस की बंदिश कर दी जाए और जो दफातर हैं उनका जो काम है वो वर्क फ्राम होम से जो है ये पॉलिसी या इस प्रपोज़ल को अडॉप्ट किया जाए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, अभी पाकिस्तान के पास पुराना स्टॉक पड़ा था और वो बिकने से पहले ही कीमतें यहाँ पे बढ़ा दी गई। उसकी एक रीज़न भी है और वो रीज़न सॉलिड भी हो सकती है, वैलिड भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो मज़ीद इजाफा हुआ है, यानी पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ वो इजाफा किया गया $80 पे। जब पर बैरल की कीमत $80 पे पहुंची तो यहाँ पे ₹55 बढ़ा दिया गया। इस वक्त नाज़रीन, आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो $112 को भी क्रॉस कर चुकी हैं। यानी जो पेट्रोल बम फटा है, आइंदा आने वाले दिनों में ये पेट्रोल बम मज़ीद फटने जा रहा है। अवाम पे मज़ीद जो है वो बोझ डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हुकूमत से ये मुतालबा होना चाहिए कि जैसे आपने फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, जिसका इम्पैक्ट अशिया खुर्दोनोश पे भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे भी आएगा, खाद पे भी आएगा, बाकी चीज़ों पे भी आएगा। जब आलमी मार्केट में कीमतें कम हों तो इसका रिलीफ भी आवाम को फौरी तौर पे फराहम किया जाए। फिर ये लेतो लाल से काम लेना, ये बहाना बनाना कि चूँकि हमने महंगा ख़रीद रखा है, जो सस्ता है वो 1 माह के बाद आएगा, तो 1 माह के बाद आवाम को ये रिलीफ पास ऑन किया जाएगा, तो ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपकी दलील, अगर आप पड़े स्टॉक के ऊपर कीमत बढ़ा रहे हैं तो पड़े स्टॉक पे आपको कीमत कम भी करना पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो इजलास बुलाया है उसमें एक चीज़ के ऊपर भी गौर किया जाए, इस नुक्ते पे भी गौर किया जाए। जब आप आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं तो जो एलीट तबका है, नवाजा हुआ तबका है, जिसकी मरात हैं, पग्स हैं, उनसे भी कुर्बानी ली जाए। जिसका 500 लीटर महाना का तेल है, जिसका 1000 लीटर महाना का तेल है, जिसका 2000 लीटर महाना का तेल है, उस पर भी कट लगाया जाए और आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए, माली सपोर्ट फराहम की जाए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि लॉकडाउन के दौरान ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, जो प्राइवेट तबका है वो जो पीसेगा उसके लिए हुकूमत क्या रिलीफ फराहम करेगी। सरकार के मुलाजमीन को तो हुकूमत शायद कोई पैकेज दे दे, कोई रिलीफ दे दे, कोई अलाउंस दे दे,
जो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं लोग, उनके तो प्राइवेट सेक्टर वाले तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो अहम खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि आप जानते हैं कि जो साद रिजवी साहब हैं, अनस रज़वी साहब हैं, जो पिछले दिनों इसी गज़ा के मामले के ऊपर जो इन्होंने एहतजाज करने का फ़ैसला किया, न सिर्फ एहतजाज करने का फ़ैसला किया बल्कि लाहौर से निकले इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च लेकर। अब मुरीदके में इन्होंने पड़ाव डाला था और मुरीदके में जब इनसे कहा गया कि आप मौजूदा हालात में ये सब कुछ ना करें और अपना लॉन्ग मार्च आप पोस्टपोन कर दें, लेकिन ये मुज़ाकरात में ये बात तय नहीं हो सकी, रजामंदी नहीं हो सकी। फिर जब हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन किया गया तो अलामा साद रिजवी और अलामा जो अनस रिजवी हैं, उस क्रैकडाउन में वो धरना, वो लॉन्ग मार्च को वाश आउट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया क्रैकडाउन के ज़रिए। लेकिन ये दोनों भाई उस वक्त से मंजर आम से गायब हैं, अभी तक ये सामने नहीं आए हैं। अब ये भी पता नहीं ये किसकी कस्टडी में हैं, किसके पास हैं, कहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इनके वालिद हैं मरहूम साद रिजवी साहब के, अनस रिजवी साहब के खादम हुसैन रिजवी साहब, आपको याद होगा कि अभी भी अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, मरीम नवाज़ की हुकूमत में ये साद रिजवी और अनस रिजवी ने ये धरना देने का, लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था, लेके निकले भी थे इस्लामाबाद के लिए, तो माजी में खादम हुसैन रिजवी साहब ने भी जब वो एक इशू बना था तौहीन रसालत का, तौहीन मज़हब का, तो खादम हुसैन रिजवी साहब ने यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के ऊपर धरना दिया था। अब उस धरने के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया गया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या डिस्क्वालीफाई कर गए थे, लेकिन नून लीग की हुकूमत थी, तो जो मुकदमा दर्ज हुए थे उसमें ATC का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हुकूमत के मुकदमे में खादम हुसैन रिजवी की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब उस ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए उस वक्त की जो पंजाब हुकूमत थी वो आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि खादम हुसैन रिजवी की जो ज़मानत है जो कि निचली अदालत ने दी है, ये फ़ैसला कलअदम किया जाए, खादम हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए। तो वो मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ बेल की कैंसिलेशन का, लेकिन उसकी समाअत नहीं हो सकी। आज जब इस केस की समाअत हुई तो जो YFD साहब का बेंच था, उस बेंच में पंजाब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर अहमद रज़ा गिलानी साहब, अब अहमद रज़ा गिलानी साहब से याद आया कि गिलानी साहब भी मंसूर शाह साहब के मुतासरा हैं। अब मंसूर शाह साहब के मुतासरा कैसे हैं, इनके साथ ज़्यादती कैसे हुई थी, ये कभी अहमद रज़ा गिलानी साहब से पूछें कि उनके साथ हुआ क्या था, उनके साथ किया क्या गया था, उनके साथ ज़्यादती क्या की गई थी। अब वो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने जब ये केस कॉल हुआ खादम हुसैन रिजवी साहब का, उन्होंने अदालत को ये बताया कि इस केस में जो मुकदमा ATC का दर्ज हुआ था, ना सिर्फ ट्रायल मुकम्मल हुआ, ट्रायल मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़मान को बरी भी कर दिया गया। तो जो फरीक अव्वल हैं खादम हुसैन सोमरो, जिनकी बेल कैंसिलेशन की पंजाब हुकूमत यहाँ पे आई थी, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इंतकाल फरमा चुके हैं। तो अदालत से उन्होंने कहा, अहमद रज़ा गिलानी साहब ने, कि चूँकि ये मामला गैर मौसर हो चुका है तो लिहाजा इसके ऊपर कोई एडजुडिकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं, जिस पर अदालत ने ये मुकदमा गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर खारिज कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हमने आगाज़ में बात की कि साद रिजवी, अनस रिजवी कहाँ पे हैं, तहरीक लब्बैक पर तो उस प्रोटेस्ट की वजह से, उस लॉन्ग मार्च की वजह से पाबंदी लगा दी गई, लेकिन दोनों भाई अभी तक मंजर आम से गायब हैं और वो कहाँ पे हैं किसी की कोई खबर नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन अब आ जाते हैं ऑपरेशन ग़ज़ब-ए लिल-हक़ की मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। नाज़रीन अब तक की जो पाकिस्तान की फ़ोर्स ने वहाँ पे कार्रवाइयाँ की हैं, कोई 583 जो दहशतगर्द हैं तालिबान के करिंदे वो हलाक हुए हैं, 795 ज़ख्मी हुए हैं, 213 जो उनकी अपने जो टैंक्स वगैरह थे वो तबाह किए गए हैं, 644 ऐसी लोकेशंस हैं जिन्हें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाके टारगेट किया है, निशाना बनाया है। 242 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं, 38 चेक पोस्टों पे पाकिस्तान की अफवाज ने कब्ज़ा कर रखा है, अपने तहवील में ले रखी हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर नाज़रीन ये सामने आई है कि जो नूर वली मसूद हैं जो कि दहशतगर्द हैं, अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, कि इन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है, दहशतगर्दों के सहूलतकार बनी हुई है तालिबान की हुकूमत। अब कल हामिद अमीर साहब ने यह ख़बर दी कि नूर वली मसूद, उनके साथ गुल बहादुर जो टेररिस्ट हैं और जो बशीर ज़ेब हैं, इनको अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने जो ग्रीन जोन है काबल में, यानी जो डिप्लोमेट एरिया है, वहाँ पर इन तीनों दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। और इनकी पनाह की वजह से जो प्रोटेक्शन तालिबान हुकूमत की नूर वली मसूद के लिए है,
हाफिज़ गुल बहादुर के लिए है, बशीर ज़ेब के लिए है, इससे जो ये हसास तरीन इलाका है, हसास तरीन इलाका जो है वो ख़तरे में आ गया है। और जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो सुफरा हैं, जो उनकी रिहाइशें हैं, वो भी ख़तरा महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं, ये शायद इसलिए वहाँ पे पनाह लेके बैठे हैं कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कार्रवाइयाँ कर रही है, दहशतगर्दों के ठिकाने को दहशतगर्दों के सहूलतकारों के ठिकानों को भी टारगेट किया जा रहा है, तो उन्हें बचाने के लिए, एयरफोर्स की कार्रवाई से बचाने के लिए डिप्लोमेटिक इनक्लेव में ला के बिठा दिया गया। तो ये कितना बड़ा रिस्क जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट ने लिया है कि एक तो दहशतगर्द और ये दोहरा ख़तरा है। एक ख़तरा पाकिस्तान अगर गलती से कोई कार्रवाई करता है, वैसे तो कार्रवाई नहीं हो सकती डिप्लोमेटिक इनक्लेव वाले एरिया पे, गैर मुल्की सुफरा होते हैं, और डिप्लोमेटिक एरिया किसी मुल्क का एरिया नहीं होता जिसका वहाँ पे एम्बेसी बनी होती है, वो उस मुल्क का एरिया कंसीडर किया जाता है। दूसरा, इन दहशतगर्दों की वहाँ पे मौजूदगी भी उन डिप्लोमेटिक ऑफिसेस, एम्बेसीज़ के जो सुफरा हैं, जो स्टाफ हैं, उनके लिए भी किसी ख़तरे से कम नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान इसराइल जंग पे बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो $112 तक जो है वो पहुँच चुकी हैं। लेकिन इस दौरान जो ईरान हुकूमत की तरफ से गौर किया गया, उनकी जो मुतल्लिका जो मजलिस ख़बरगान, जिसने आयतुल्लाह ख़ामनई के जो बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनई, उन्हें अगला सुप्रीम लीडर बनाने का फ़ैसला किया है। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो ख़बर सामने आई है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इस तैनाती को अभी देखेंगे। सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि मुज्तबा ख़ामनई, पहले तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जो नया सुप्रीम लीडर की जो नामजदगी होनी है उसमें अमेरिका के साथ भी मुशावरत की जाए। भाई अमेरिका के साथ कैसे मुशावरत हो सकती है? लेकिन अब सदर ट्रंप ने यह कहा है कि ये जो तैनाती हुई है, इस तैनाती को हम देखेंगे। लेकिन साथ में जब पूरी दुनिया से ये सवाल उठ रहा है कि ईरान इसराइल जंग के जो नेगेटिव असरात हैं, दुनिया की तमाम ममालिक की मईशतों पे उसके मनफी असरात पड़ रहे हैं, तो ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। तो ट्रंप ने इस जंगबंदी से मुतल्लिक ये कहा कि जंगबंदी करने का जो फ़ैसला है कि ईरान इसराइल जंग कब ख़त्म होगी, सीज़ फायर कब होगा, ये फ़ैसला दुरुस्त वक्त पे हम करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि ये फ़ैसला हम दुरुस्त वक्त पे करेंगे, और ये फ़ैसला जंगबंदी का, ईरान इसराइल जंगबंदी का फ़ैसला सदर ट्रंप ये कहते हैं कि इत्तफ़ाक़ राय से होगा, और इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ। यानी ट्रंप साहब और नेतन्याहू जब एग्री करेंगे तब इस जंग का ख़ात्मा होगा। बाकी इस जंग के नतीजे में ईरान तबाह होता है हो जाए, दुनिया की मईशतें तबाह होती हैं हो जाएं, दुनिया के जो अवाम हैं वो तबाह होते हैं हो जाएं, ये जंग ख़त्म नहीं होगी अनटिल अनलेस, जब तक इस जंगबंदी के ऊपर अमेरिकन और इसराइल का आपस में इत्तफाक़ नहीं हो जाता। वैसे सदर ट्रंप साहब ने तो कह दिया कि देखेंगे, नए सुप्रीम लीडर की तैनाती हुई है, इस मामले को आगे चल के देखेंगे। लेकिन उनके एक करीबी साथी हैं सेनेटर लिंडसे, उनकी तरफ से कहा गया है, एक दावा, एक धमकी या थ्रेट किया गया है कि जो अंजाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का हुआ, वही अंजाम नए सुप्रीम लीडर का भी होगा। ये ट्रंप साहब के जो करीबी साथी हैं उनकी तरफ से थ्रेट लगाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ और भी ख़बरें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जो इसराइल ने मशरक़ी लबनान में अपनी फ़ौजें दाखिल की थीं, तो इसराइल की मशरक़ी लबनान में फ़ौजें दाखिल होने पे जो वहाँ पे झड़पों का आगाज़ हुआ है, तो हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक इसराइली त्यारा जो है वो मार गिराया गया है। और इसके साथ साथ अज़रबैजान के ऊपर जो हमला हुआ था उस पर ईरान की तरफ से बड़ा वाज़ेह एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें ईरानी सदर ने अज़रबैजान के सदर के साथ टेलीफोनिकली रब्ता किया है, और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान की तरफ से अज़रबैजान को ये बताया गया है कि जो आपके मुल्क में कोई हमला अगर हुआ है तो वह ईरान की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि ईरानी सदर ने अज़रबैजान के सदर को ये बताया है कि हमने जो तहकीकात की हैं उन तहकीकात में हमारी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। ये हमला कहाँ से हुआ है, ये अज़रबैजान जो है इसका खुद जो है वो पता चला सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मुज्तबा ख़ामनई की पैरवी के ऊपर, मतलब उनकी नामिनेशन के ऊपर जो पासदारान इनकलाब है, उन्होंने अपने नए सुप्रीम लीडर के साथ अपनी वफ़ादारी का, उनकी पैरवी करने का ऐलान कर दिया है। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान के, उसके जो सेक्रेटरी हैं अली लारजानी, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया है कि जो नया सुप्रीम लीडर है वो ईरान को रहनुमाई भी फराहम दे सकता है, और जो हमलों के अंदर उनकी तरफ से कहा कि जो हमले ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं, इन हमलों के दौरान जो है मुतल्लिका जो मजलिस ख़बरगान हैं उनकी तरफ से नए सुप्रीम लीडर का जो इंतखाब किया गया है, जो कि कौम की अब इस जंग में जो है वो रहनुमाई फरमाएंगे। बाकी इस जंग की वजह से नाज़रीन पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी आज बड़ा धचका लगा है।
जो 100 इंडेक्स है उसमें बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है और इस कमी की वजह से स्टॉक मार्केट में मंदी की वजह से इसमें 1 घंटे का वक्फा किया गया और 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो ओपन किया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।